नारे कि क्या मुस्लिम वोटरों के भरोसे है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ इस बीच बीजेपी से सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, अब तक की चर्चा में प्रियंका जी ने यह बात कही कि चुनाव का वक्त है, धर्मगुरुओं से मिलना कोई बहुत अलग बात नहीं है, और इसके साथ ही ये भी कि अगर शाही इमाम ने यह फैसला लिया है कांग्रेस के समर्थन में खड़े होने का, तो इसको मुस्लिम कार्ड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आप क्या कहेंगे? शाही इमाम जी जो है शायद मुसलमान नहीं है, वो कुछ और हैं, ऐसा शायद प्रियंका जी मानती होंगी। वो उस समुदाय के धर्म गुरु हैं, और जब वो जो है अपने समुदाय के ओर से एक अपील निकालते हैं, अपने समुदाय के लिए एक अपील निकालते हैं, तो शायद वो नई तरह की परिभाषा है सेकुलरवाद की। देखिए, इस चुनाव के अंदर बहुत कोशिश हो रही है कि किसी तरह इसके अंदर सेकुलर वर्सेस कम्युनल का एक जो है चर्चा चालू करी जाए। इसमें हर तरह की पहले कोशिश गुजरात के दंगों को लेके हुई, नहीं हो पाया, फिर ये अब शाही इमाम जी को लेके आ गए, ताकि देश के सामने के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, सुरक्षा का, युवा की शक्ति के भविष्य का, इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, विकास पर चर्चा ना हो। चर्चा क्या होगी कि क्या सेकुलरिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्या है, और सारे पार्टी कहेंगे ये तो कम्युनल है, विकास के मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने ही ना आए, ये कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म की लड़ाई हो जाए। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहती हूँ, मैं वो नहीं उसकी भी जवाब दूंगी, पर मैं सुधांशु जी से पूछना चाहती हूँ, जब 2004 में शाही इमाम ने बीजेपी को खुली तौर से समर्थन दिया था, तब उस समय पे इनको किसी तरह की आपत्ति नहीं हुई थी। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जब हम मुद्दों की बात करते हैं, इनके जो प्रधानमंत्री कब दिया था जरा बताइएगा, जाकर कब दिया था ये तो बताइए। जो हमने देखा वो तो देखा ही, पर वहाँ के जो दंगों में फंसे हुए 3 बीजेपी के लोग थे, उनको टिकट दिए है। 1 मिनट सुधांशु जी, मुझे जवाब देने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो आप जवाब दीजिएगा। मेरा भी जो 3 दंगों में फंसे एमएलए, झूठ तो ना बोलिए, आप बोलिए ना 2004 में कब कहा मैं उनसे कह रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूँ की बात करते हैं। उनकी जो भाषणबाजी है वो सेक्युलर है, और हम लोग कोई धर्मगुरु से जब बाबा रामदेव या श्री रविशंकर उनको सपोर्ट करते हैं, वो सेक्युलर है। और अगर कोई शाही इमाम ने जो 2004 में बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, तब वो तकलीफ नहीं हुई इन्हें, अब तकलीफ हुई क्योंकि सोनिया गांधी जी जाकर मिली और शाही इमाम ने अपनी ओपिनियन दिया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, शाही इमाम के कहने से क्या चांदनी चौक की सीट भी वो जितवा पाए हैं अपने कैंडिडेट को? अब मैं बोलूं? जी बोलिए। अब मैं बोलूं जी? जरूर बोलिए। 2004 में अभी विजय विद्रोही जी भी कह रहे थे, विजय जी मैं 2004 की जो सारी चीज हो रही थी उसका प्रत्यक्ष गवाह भी हूँ, और शाही इमाम जी ने हमारे पक्ष में कोई अपील नहीं जारी करी थी। आपके पास टीवी की फुटेज बहुत होगी, जरा देख लीजिएगा, फिर इस पे बहस करेंगे आगे। हिमायते वाजपेयी एक ग्रुप बनाया था, हिमायते वाजपेयी, सपोर्ट फॉर वाजपेयी एक ग्रुप बनाया था शाही इमाम साहब ने। उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी के हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने जो हज के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो 48 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दी। ये तक उनका बयान आया था, और उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसकी उन्होंने सारी उलेमाओं से अपील की थी। ऐसा है, अगर उन्होंने अपने घर में बैठ के कुछ करी हो तो मुझे तो पता नहीं। अच्छा ठीक है सुधांशु जी, हम शाही इमाम पे ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं बद्र भी उनके साथ थे, और नज़मा हिफ्तुल्लाह जो आजकल आपकी पार्टी में वो भी शामिल थी उस समय। हाँ ठीक है, सुनिए सुधांशु जी, देखिए सवाल ये है जो यहाँ पर कांग्रेस ने उठाया, अगर हम कांग्रेस को इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या शाही इमाम के ऐलान से कांग्रेस पार्टी उसे अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रही है, जो बात उन्होंने कही है, तो सवाल आप पर भी उठता है, और सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी क्यों रैली में जाकर पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं, क्यों आप लोग मुजफ्फरनगर दंगे के 2 आरोपी जो हैं उनको टिकट दे देते हैं, आपके पक्ष में कोई ऐलान ना कर रहा हो, लेकिन इस तरह के काम करके आप लोग भी तो ध्रुवीकरण की ही बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप लोग? नेहा जी, पहली बात, जिनको आप आरोपी कह रहे हैं सबने देखा है, इन दोनों का उन दंगों से कोई लेना देना नहीं। उन दंगों के बारे में भाजपा अपना मत स्पष्ट कर चुकी है। सारी ये कही है कि ये बेईमानी की जांच हो रही है, जिसमें आजम खान जैसे लोग
जो है आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस सारे दंगे का सारा उद्देश्य यही था कि किसी तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाए, माइनॉरिटी के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे वोट इकट्ठा करने की एक साजिश करी गई थी वो, और वो सबने देखा है, आपके चैनल ने भी दिखाया था। लेकिन अगर आरोप लगे तो कोई और उम्मीदवार हो सकते थे। पिंक रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई है कि वो कहने की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी, और यही कांग्रेस पार्टी उठा रही है। पिंक रेजोल्यूशन में क्या गलत है, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ। गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और गौ हत्या अगर इलीगल तरीके से हो रही है और उसकी खिलाफत करी जा रही है तो उसमें क्या विषय क्या है? मैं समझ नहीं पाया हूँ। इस देश में जो देश का कानून है या देश की जो व्यवस्था है उसके बारे में बात कहना चाहती है प्रियंका जी। बहुत संक्षेप में प्रियंका जी, मुझे ब्रेक लेना है। काफी आगे बढ़ रहा है वो स्टेट मीट एक्सपोर्ट में। मैं दो चीज कहना मैं बस दो चीज कहना चाहती हूँ। उन्होंने गौ हत्या के बारे में नहीं बात की थी, उन्होंने मीट के बारे में बात की थी। जरा उनकी अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट की स्पीच सुना करें। दूसरी रही बात, अमित शाह जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, मुजफ्फरनगर में जो पीड़ित जाट हैं उनके बीच में जाकर ये स्पीच देते हैं कि इस साल का जो चुनाव है, इस बार का जो चुनाव है, रिवेंज और प्राइड का चुनाव है। ये आप लोग सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, आप लोग नई दिल्ली से बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ये कहना कि हर दूसरी पार्टी जो है वो अपने अपने तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश करिए। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये घटनाक्रम यहीं खत्म नहीं होता। एक सवाल ये भी उठता है कि जो स्टिंग ऑपरेशन कोबरा पोस्ट की तरफ से सामने आया है, ऑपरेशन जन्मभूमि के नाम से, क्या वो नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश है? क्योंकि इसकी टाइमिंग पर, स्टिंग ऑपरेशन के बाहर आने का जो समय है उस पर उठ रहे हैं सवाल। हमारे साथ सभी खास मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल पर करेंगे चर्चा। जल्द लौटते हैं। समय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ही ये स्टिंग किया गया है? इस तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहा है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में आपको बता दें, अनिरुद्ध बहल मौजूद हैं, कोबरा पोस्ट से के प्रमुख हैं वो, और चर्चा की शुरुआत अनिरुद्ध जी मैं आप ही से करना चाहूंगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है स्टिंग की टाइमिंग को लेकर। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह स्टिंग का सामने आना, सवाल उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए ही ये स्टिंग इस वक्त बाहर लाया गया है? देखिए, पूरी बेबुनियाद बात है। हम लोग तो 22 साल लेट हैं। ऐसी स्टोरी 93 में ही निकलनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उस समय देश में इतने चैनल नहीं थे, इतने पत्रकार नहीं थे, खोजी पत्रकारिता भी उतनी नहीं थी कि ये सब उजागर होकर सामने आए। एक न्यूज़ ट्रैक एक मैगजीन थी, बस वो वीडियो एक महीने में एक बार आती थी। अब ये तब से लेके आज तक आपको पूछना चाहिए, इतने प्रधानमंत्री चले गए, और आप एक देखिए राम जन्मभूमि का ही मसला है जो कि 92 से दिसंबर 6 से लेके अब तक कितने प्रधानमंत्री, आपके नेशनल फ्रंट के 2 प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री, और इधर आपके यूपीए के 10 साल हो गए। किसी ने इस मामले की तह तक क्यों नहीं घुसे? आप कह रहे हैं 6 दिसंबर को सब विवादित है, कितने लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, इस मामले की तह तक अभी तक पहुंचना चाहिए। आने वाला जो सरकार, जहां तक सवाल है टाइमिंग की, भाई ये तो हमारे ऊपर इम्पेरेटिव है कि अगर आपके पास है, कितने लोग इसमें से चुनाव खड़े हो रहे हैं, क्या आपका ड्यूटी नहीं है बताने के लिए कि इन लोग का असली चेहरा क्या है? आपके उसमें देखिए, ना केवल चुनाव में खड़े हो रहे हैं ये लोग, ना टिकट एक्सपेरेंट भी हैं, जिनको टिकट नहीं मिले हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। क्या आपका उचित नहीं बनता कि दिखाने के लिए कि भाई साहब ये लोग डायनामाइट की बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं। अनिरुद्ध बहल का कहना, टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए। उनका ये मानना है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये सच्चाई है जो वो सामने लेकर आए हैं, और चुनाव से पहले लोगों का इस बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है। मैं बहुत खुश हूं कि अनिरुद्ध जी ने बात करते करते अपना सही उद्देश्य बतला दिया। देखिए इन्होंने क्या कहा कि जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं उनका चेहरा दिखाना, मतलब इन्होंने इसको चुनाव से जोड़ के करना था ना। ये मान गए, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पत्रकारिता के नाम पे, सत्य को उजागर के नाम पे बहुत कुछ चीजें होती हैं। वैसे मुझे एक चीज आपको और बतला देता हूं मैं, कि जब मुझे एक दिशा में कुछ चीजें सिद्ध करनी हो ना स्टिंग के माध्यम से, तो मुझसे तो जो इनक्रेडिबल स्टोरी कहिएगा वो सिद्ध कर दूंगा। आपके 11 बच्चे ये की स्टोरी अगर मुझे करनी हो ना तो मैं उसको भी सिद्ध कर दूंगा। प्रश्न ये है कि ये नया मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई प्रोसिक्यूट कर रही है, और इसलिए इसमें जो आप तथ्य ना बयानों के आधार पर तथ्य निकालने होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता था
कि आपकी जो विश्वसनीयता थी उसके हिसाब से आप इसमें कुछ और काम करते, और कम से कम चुनाव से जोड़ के इसको नहीं करते। आपने खुद ने मान लिया, तो इसलिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आपका असली उद्देश्य क्या था। आप लोगों की तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले इस तरह का स्टिंग सामने क्यों? क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? आपका पॉइंट मैं समझ गई। हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब भी मौजूद है। मौलाना साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं जो स्टिंग आया है बाहर? इसकी प्रामाणिकता को लेकर के तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या ये स्टिंग आना चाहिए था? इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत एक सबसे बड़ा साहनिया और सबसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और जो कुछ भी कोबरा पोस्ट ने जो बातें भी रिवील की हैं वो रोज़े रोशन की तरह आया है। ये जो लोग इस साजिश में जिन लोगों को शामिल बताया जा रहा है उनकी तरफ मुस्लिम लीडरशिप और अखबारात पहले से उंगली उठाते आए हैं, लेकिन हम समझते हैं कोबरा पोस्ट ने इस वक्त जो ये रिविलेशन किया है ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के फील्ड में एक बड़ा रिवोल्यूशन है। इसके लिए हम लोग इनको मुबारकबाद देते हैं, और कम से कम जो ये केस चल रहा है या जो हमारे वकील हजरात इस फील्ड में लगे हुए हैं, हम ये समझते हैं कि अगर इसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है तो इससे उस केस में भी हमें मदद मिलेगी। ये कहना कि इलेक्शन के टाइम में जितने काम हैं सब बंद कर दिए जाएं और सिर्फ इलेक्शन ही हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक रिवोल्यूशन हुआ है, दुनिया के सामने एक बात आई है, और जो लोग भी इसमें कसूरवार करार दिए जा रहे हैं हम समझते हैं वही इसकी टाइमिंग को आप सही मानते हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप क्या मानती हैं चुनाव से पहले इस तरह से स्टिंग का आना? बता रहे कि उद्देश्य ये था कि जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं उनका बेनकाब करना है। ठीक है सुधांशु जी, आपकी बात समझ ली मैंने। प्रियंका जी, आपको क्या लगता है ये क्या इस ऐसे मौके पर स्टिंग आना चाहिए बाहर? कम से कम आपको चुनावों में ज्वाइन नहीं करना चाहिए था। सुधांशु जी, सुन लेते प्रियंका जी को। देखिए, ऐसा है जो ये 92 में दंगे हुए थे उसके बाद 20 साल के बीच में देश जानता है कि किस तरीके से भाजपा ने इस का फायदा उठाया था और किस तरह से उन्होंने सरकार बनाई थी। 92 के बाद जो इनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है, ये टेप बस वही रीइंफोर्स करता है जो इनकी पूरी राजनीति है 2002 को लेकर और सबसे रीसेंट मुजफ्फरनगर को लेकर, कि इन्होंने जहां सुषमा स्वराज जी ये ऑपरेशन कोबरा पोस्ट में कह रही हैं कि हमने इसका एक बार फायदा उठा लिया है, बाबरी मस्जिद गिरने का बार बार फायदा नहीं उठा सकते हैं, तो वही राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 2002 किए, उन्होंने अभी मुजफ्फरनगर किए। तो बहुत क्लियर है, टाइमिंग के हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये देश के सामने जनता देख रही है कि उनकी पूरी राजनीति ठीक है, इस तरीके क्या कांग्रेस पार्टी से अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल करेगी या नहीं, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन हमारे साथ आचार्य धर्मेंद्र जी भी मौजूद हैं। आचार्य धर्मेंद्र जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कोबरा पोस्ट के इस स्टिंग को? मैं आती हूँ सर आपके पास। आचार्य धर्मेंद्र जी, संसार के किसी भी देश में, किसी भी महाद्वीप में, किसी भी दिशा में जो कोबरा होते हैं उनका एक ही काम है, जहर उगलना। जहर उगलने के अलावा कोबरा और कुछ नहीं करते। बस केवल स्टिंग ऑपरेशन ये है या नहीं है इसकी पोल खुल जाएगी, परंतु कोई रहस्योद्घाटन इस सो कॉल्ड स्टिंग ऑपरेशन ने नहीं किया है। जो चीजें हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, 22 वर्षों में सैकड़ों बार, हजारों बार वो रिपीट की जा चुकी हैं, और जितने भी तथाकथित एक्यूज हैं जिनको अभियुक्त माना जा रहा है, उन सब ने अब लिब्राहन कमीशन के सामने और सीबीआई कोर्ट के सामने एक एक बात स्पष्ट रूप में रखी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो गोपनीय रहा हो, और किसी प्रकार का कल्ट या षड्यंत्र या योजना कतई नहीं थी। ये सफेद झूठ है, मध्याह्न के सूर्य के समान सफेद झूठ है, जिसको ये कोबरा खोज क्या का विषय ये है कि ये कोबरा किसकी धुन पर नाच दिखा रहा है। ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई और मंशा है, उसका जवाब अनिरुद्ध बहल जी मैं आपसे लूंगी, बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे जरूर देखिए घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास देंगे जनता के सवालों के जवाब। हमारे की क्या कोबरा पोस्ट का स्टिंग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश? हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी, वक्त मेरे पास कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बीजेपी ने कोबरा पोस्ट की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रविशंकर प्रसाद ये पूछते हैं कि कोबरा पोस्ट कभी ऐसे मौकों पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं स्टिंग करता?
देखिए, रवि शंकर जी से पूछ लीजिए, वो खुद ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खोल लें और अपनी स्टोरी खुद किया करें। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, कोई इसमें कोई नहीं, जो भी पीड़ित होता है, जो खुलासे से जिन लोगों के खुलासे होते हैं, वो स्टोरी पे अभी तक आपने देखा होगा, एक बार किसी ने नहीं बोला कि ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। स्टोरी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। नकवी जी सवेरे मेरे को पत्रकार बता रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कंटेंट पे तो कोई जा ही नहीं रहा है कि एक खुलासे में जो हुआ है, आपके नेताओं ने बोला है षड्यंत्र, जो हम कह रहे हैं उस पे कोई नहीं बोल रहा। उमा भारती और विनय कटियार ने कहा है कि ये मामला जो है ये सब जुडिस है और इस वजह से जो उन्हें कहना था वो कह चुके हैं, इतना उन्होंने जरूर बोला है। हाँ, क्योंकि वो देखिए, एक तो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट होती है। अगर आप लोग इतना सब, आप 23 ये लोग बोल रहे हैं कि ये खुद ही शामिल थे, उस समय बोल रहे हैं हमने क्या क्या किया, कौन लोग था, सारा षड्यंत्र किस तरह से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, तो अब उनको मानने में क्या तकलीफ है? मानेंगे तो रिस्पेक्ट होगा लोगों की आंखों में। ठीक है, हमने किया, आप हमें जो सजा मिलना चाहिए हमें मिले, इस पर आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में सर। और ये सब कन्फेशनल स्टेटमेंट है इनके। आपने अपना जब उद्देश्य बताया कि मैंने इन लोगों को इसलिए ये करा है ताकि इनको टिकट ना मिले, इसको बताते ही आपकी जो मंशा थी, देखिए आप मेरे ये उल्ट-पटांग बातें मत करिए। हमने ये कहा था कि औचित्य है कि हैव टू एक्सपोज एंड देयर इज नो देयर इज अ मॉरल इंपेरेटिव टू एक्सपोज बिफोर द इलेक्शन। आपने नेहा के क्योंकि आप मेरे वर्ड को ट्विस्ट कर रही हैं, मैंने बोला ही नहीं है जो आप बोल रहे हैं। नो डोंट चेंज। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, कहा है कि इसमें से जितने लोग हैं साथी टिकट के प्रत्याशी भी आप दोनों साथ ही बोल रहे हैं, आप दोनों साथ बोल रहे हैं, मैंने बोला भी है, आप दोनों साथ बोल रहे हैं। उल्टी बात क्यों बोल रहे हैं? सुधांशु जी इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है, लोकसभा चुनाव से पहले अगर ऐसा स्टिंग आता है, कितनी भी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, एक सेकंड, बस एक सेकंड बोलिए। महाशय, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कितना भी अर्गल चीजें दिखा लीजिए, आप कितना भी सांप्रदायिकता इस चुनाव में लाने की कोशिश कर लीजिए, इससे इस देश की जनता भ्रमित नहीं होने वाली। दूसरा, प्रियंका जी ने कहा कि हमें सांप्रदायिकता से हमेशा फायदा रहा। 92 की बात करी इन्होंने, 2002 की बात करी। 92 के बाद 96 के चुनाव हुए थे, हम नहीं जीते। 2002 के बाद 2004 के चुनाव में हम नहीं जीते। तो मैडम ये समझ लीजिए भाजपा को, लेकिन टाइमिंग को लेकर बन रहा है यहाँ पर इशू, एक बड़ा सवाल बन रहा है और इस बात को बीएसपी भी उठा रही है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है तकरीबन। हाँ, जो इलेक्शन प्रीपोन किए अपने स्टेट में, नहीं प्रियंका जी, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कोबरा पोस्ट नहीं है, कई बार कांग्रेस पोस्ट लगता है, तो इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये स्टिंग सामने आया है, इसके टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठ रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है टाइमिंग से ज्यादा हमें कंटेंट पे बात करनी चाहिए। और अगर ये स्टिंग सही है और इसमें जितने लोगों का बड़बोलापन नहीं है, अगर वो सच बोल रहे हैं, तो हमें एक बड़ी दुखदाई और एक बड़ी दुखी करने वाली एक तस्वीर हमारे सामने आती है, जिसके अंदर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है पहले कार्यकर्ताओं को, कारसेवकों को कैसे विवादित ढांचे को गिराना है, कैसे बीजेपी के बड़े नेताओं को इस सारे स्टिंग की जानकारी थी। और अगर वेदांती सही कह रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अगर सुन लीजिए ना सुधांशु जी, और जिस ढंग से इसमें वेदांती जी कह रहे हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को, उस दिन के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को सुबह 6 बजे फोन करके बता दिया गया था। आप विशेषज्ञ बनिए, सुनिए आप पॉलिटिकल कार्यकर्ता, सुनिए पॉलिटिकल करियर की बात नहीं है, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आपकी विश्वसनीयता है, देखिए उसमें आप मेरी जो बातें भी कही जा रही हैं उससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि ये किसी रिलीजियस पॉलिटिकल करियर हो जाएगा, पॉलिटिकल वो दूसरा हो जाएगा। आप सुनिए, आपकी क्या विश्वसनीयता है? सबको अपनी बात रखने का हक है। वेदांती जी इसमें कह रहे हैं, वेदांती जी इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री को सुबह 6 बजे फोन करके कहा कि आज हम विवादित ठीक है, चलिए वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन इस वजह से इतना तो साफ हो जाता है कि इसी वजह से टाइमिंग पर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि जिस तरह की बहस को ये जन्म दे रहा है, जो सवाल ये खड़े कर रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले क्या वैसा माहौल हमें चाहिए। और जाहिर सी बात है, स्टिंग में जो कुछ दिखाया गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। वक्त हमारे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे हम बात करेंगे क्रिकेट के मैदान में क्या कुछ हलचल हो रही है और आज सेमीफाइनल में भारत और दक्षिण अफ्रीका का है मुकाबला, उस पर बात करेंगे। जल्द लौटते हैं।